आज की क्लास अपने रहेगी हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसको अपन समझने का बहुत ही बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे। इस क्लास से अपने आने वाले एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं रहे, इसलिए हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो सिडनी बुराड मौर्य के अनुसार और एसपी चटर्जी के अनुसार हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण कैसे किया है वो इस क्लास में हम पढ़ने का बहुत ही शानदार ढंग से प्रयास करेंगे ताकि एक भी अपना प्रश्न मिस नहीं हो। इसके बाद मैं छोटा सा आपको निवेदन करूंगा कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि इन क्लास से सभी जो स्कूल व्याख्याता 2025 का एग्जाम दे रहे हैं भूगोल विषय से उनको सभी को इस क्लास का बेनिफिट होए। तो लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कैसे किया है? नदियों के आधार पर। कैसे किया गया है? नदियों के आधार पर। और नदियों के आधार पर किसने किया है? तो दो व्यक्ति किए हैं, एक तो है सिडनी बुराड के अनुसार और एक है एसपी चटर्जी के अनुसार। एसपी चटर्जी के अनुसार इन दो व्यक्तियों ने नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है। उसको अपन मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए देखते हैं हिमालय का जिस प्रादेशिक वर्गीकरण देखिए, इसमें सिंधु नदी का क्षेत्र, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कितनी है? 5। मतलब 5 नदियों के आधार पर सिडनी मौर्य ने उसका वर्गीकरण किया है। किसका किया है? हिमालय का प्रादेशिक। जैसे ये हिमालय जैसे सिंधु नदी, सेकंड नदी सतलज नदी, थर्ड काली नदी, फोर्थ तीस्ता नदी और 5 है ब्रह्मपुत्र नदी। उस सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है उसे कहते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज नदी और जो काली नदी है उसके जो बीच का क्षेत्र होता है, बीच का जो हिमालय होता है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद में जो काली नदी और जो तीस्ता नदी है उन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय होता है वो नेपाल हिमालय। कौन सा रहता है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच का जो हिमालय है उसे कहते हैं असम हिमालय। तो हिमालय कितने हो गए? 4। कौन कौन से? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय एक ही नाम है उसका, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो जैसे जैसे अपन कश्मीर हिमालय से अपन असम हिमालय की ओर आते हैं, जैसे जैसे अपन यहाँ से ऐसे मतलब उत्तर पश्चिम से अपन उत्तर पूर्व की ओर आते हैं तो हिमालय की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे अपन कश्मीर हिमालय में ऊंचाई देखें तो कितनी है? लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर। इसके बाद इसमें कुमायूं हिमालय कितनी है? 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय में आगे कितनी है? 800 किलोमीटर। और जैसे असम हिमालय की ओर चले जाते हैं तो कितनी है? 750 और 720 के आसपास किलोमीटर है। ये हिमालय की क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। 4 हिमालय है, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, एक ही नाम है दोनों का, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। उसके बाद पहला अपन देखेंगे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, उसको अपन देखने का प्रयास करेंगे। उसमें भी श्रेणियाँ होती है जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। 6 श्रेणियाँ: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस प्रकार की श्रेणियाँ बनी हुई है। किस में बनी हुई है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में। उसके बाद देखिए काराकोरम है, ये सर्वाधिक हिमनद वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ ढका हुआ है। काराकोरम जो श्रेणी है उस काराकोरम श्रेणी पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। उसके बाद दूसरे श्रेणी में अपन आते हैं, वो कौन सी है? जैसे लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी में अपन देखें तो लद्दाख श्रेणी में अपन को वैष्णो देवी का मंदिर मिलेगा और अमरनाथ की गुफा मिलेगी। वहाँ अपन को एक तो वैष्णो देवी का मंदिर देखने को मिलेगा और दूसरा अपन को अमरनाथ की गुफा भी देखने को मिलेगी। उसके बाद अपन जास्कर श्रेणी में आते हैं तो जास्कर श्रेणी में सिरार ए शरीफ वह 1 नंबर 1 नामक स्थान है। क्या है? सिरार ए शरीफ। उसके बाद जैसे अपन पीर पंजाल की श्रेणी में आते हैं तो पीर पंजाल की श्रेणी में अपन को क्या देखने को मिलेगा? तो वहाँ जैसे वुलर झील है, डल झील है, पोंगांग है और सोमोरिरी है। ये प्रमुख झीलें अपन को पीर पंजाल श्रेणी में देखने को मिलती है। प्रश्न आ सकता है कि वुलर झील, डल झील कौन सी श्रेणी में है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में है। किसमें? पीर पंजाल श्रेणी में है। उसके बाद देखिए प्रमुख चोटियाँ भी इसमें कौन सी है? एक तो नंदा पर्वत चोटी है। उसके बाद घाटियाँ भी है। कौन कौन सी है? जैसे कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है। ये प्रमुख प्रश्न
पौन की दृष्टि से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी कहाँ पर है। तो ये सारी घाटियाँ कहाँ पर है, कुमायूं हिमालय या पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। ये घाटियाँ सिडनी बुराड़ के अनुसार, किसके अनुसार, सिडनी बुराड़ के अनुसार पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में है। कौन कौन सी है, तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। उसके बाद आगे अपन देखेंगे कुमायूं हिमालय। क्या देखेंगे, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है, ये पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है कुमायूं हिमालय का। उसके बाद यहाँ पर पश्चिमी भाग में क्या है, गढ़वाल हिमालय। क्या है, पूर्वी भाग में कुमायूं हिमालय आ गया, पश्चिमी भाग में गढ़वाल हिमालय आ गया। उसके बाद कुमायूं हिमालय की जो सर्वे छोटी है, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है नंदा देवी। क्या है, नंदा देवी, जो कितनी है 7,817 मीटर। कितनी है, 7,817 मीटर उसकी ऊंचाई है, नंदा देवी। लेकिन अपन ने पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय में जो पर्वत देखा था उसका नाम था नंदा पर्वत। क्या नाम था, नंदा पर्वत। यहाँ पर नंदा देवी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नंदा देवी पढ़ रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसे आपको कन्फ्यूजन वाले प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको बिना कन्फ्यूजन होना नहीं है, बिल्कुल रट्टा मार लेना इसमें। उसके बाद देखिए इसमें त्रिशूल है, कामेट है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, फूलों की घाटी है, हेमकुंड है, साहिब है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, मसूरी है, बागेश्वर है, गंगोत्री, इमुत्री ये प्रमुख हिमनद भी पाए जाते हैं। ये प्रमुख स्थल है, कहाँ पर है ये, कुमायूं हिमालय में। कहाँ है, कुमायूं हिमालय में। इस कुमायूं हिमालय में 5 प्रयाग भी पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 5 प्रयाग कौन से हिमालय पाए जाते हैं, तो वो है एकमात्र हिमालय कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद यहाँ राखापोसी एक छोटी भी पाई जाती है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 7,789 मीटर। कितनी है, 7,789 मीटर। उस चोटी का नाम क्या है, राखापोसी। प्रश्न पूछ सकते हैं राखापोसी चोटी, राखापोसी जो उसकी चोटी कितनी, ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 7,789 मीटर। उसके बाद देखिए आगे असम हिमालय, नेपाल हिमालय। क्या देखेंगे अपन, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का उपनाम क्या है, केंद्रीय हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि 20 का क्षेत्र है। क्या है, 20 का क्षेत्र, इसलिए इसको केंद्रीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय हिमालय किसे कहते हैं, तो नेपाल हिमालय को। किसे कहते हैं, नेपाल हिमालय को कहा जाता है। उसके बाद नेपाल हिमालय की देखें तो उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है, 800 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई है। उसके बाद में ये सबसे बड़ा व सबसे लंबा भाग है। जो नेपाल हिमालय है ये सबसे बड़ा व सबसे लंबा भाग है। यहाँ सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में आती है। तो हिमालय पर्वत की सारी ऊंची चोटियाँ हैं वो सारी इसी असम हिमालय में आती, नेपाल हिमालय में आती है। यह व्रत, मध्य और शिवालिक की स्पष्ट प्रतिनिधित्व करता है। ये जो हिमालय है नेपाल हिमालय, ये व्रत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, उन तीनों हिमालयों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अपेक्षा करते हैं दर्रे भी कम है। इस हिमालय में दर्रे होते हैं, वो दर्रे क्या है, कम है। उसके बाद देखिए यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848। कितनी है, 8,848.86 मीटर, ये उसकी ऊंचाई है। इस हिमालय में चाय के बागान भी लगाए जाते हैं। इस हिमालय में चाय के बागान भी लगाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है 8,848.86 मीटर है। यहाँ काठमांडू घाटी भी है। इस हिमालय में कौन सी है, काठमांडू घाटी भी है। और इस हिमालय में सबसे अधिक जो लैंड स्लाइड आते हैं, भूसंकलन आते हैं, वो सबसे इस हिमालय में सबसे अधिक आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सबसे अधिकता भूसंकलन सबसे अधिक किस हिमालय में आते हैं, तो वो एकमात्र हिमालय है, वो कौन सा है, नेपाल हिमालय। उसके बाद देखिए बाढ़ के मैदान को यहाँ क्या कहा जाता है, दुआर कहते हैं। नेपाल हिमालय में जो बाढ़ के मैदान है उसे दुआर कहा जाता है। और नेपाल हिमालय की जो कि नेपाल हिमालय के तलहटी में होते हैं, क्या होते हैं, जैसे नेपाल हिमालय, जैसे ये मान लो नेपाल हिमालय है, तो उसके तलहटी में नीचे की ओर ये दुआर पाए जाते हैं। जो बाढ़ के मैदान, नदियों के द्वारा जो लाई की मिट्टी होती है उसके द्वारा निर्मित मैदान होते हैं, उसे दुआर कहा जाता है, जो कि नेपाल हिमालय में कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे असम हिमालय, कौन सा है, असम हिमालय। यह इस हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सिडनी मोराड के अनुसार जो प्रादेशिक हिमालय का वर्गीकरण किया है उसके अनुसार दूसरा सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, असम हिमालय। असम हिमालय की अपन ऊंचाई देखें, सॉरी लंबाई देखें, तो करीबन 720 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर लंबाई चौड़ा है। उसमें प्रमुख चोटियाँ भी पाई जाती है, जैसे नामसा बरवा।
जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कितनी ऊंचाई है, 7,775 के समथिंग 1 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। उसके बाद यहाँ घाटी पाई जाती है, उसका तवांग घाटी, क्या नाम है, तवांग घाटी पाई जाती है। उसके बाद कुल्लू घाटी है, कांगड़ी घाटी है। ये कुल्लू और कांगड़ी घाटी दोनों कहाँ है, कुल्लू है भूटान में और कांगड़ी है असम में। कहाँ है, असम में है। तो ये सिडनी बुराड़ के अनुसार 4 हिमालय को बांटा गया था। कौन कौन से, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद आता है असम हिमालय। उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट है एसपी चटर्जी के अनुसार हिमालय का भाग। एसपी जो चटर्जी ने उसको हिमालय को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। कितने भाग में, 6। और कब बांटा था, 1973 के अनुसार, सन 1973 में। सन 1973 में सिडनी बुराड़ ने करीबन हिमालय को प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार 6 भागों में बांटा है। इसमें कौन कौन से हिमालय है, तो देखिए उसमें प्रमुख हिमालय जैसे कि कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, केंद्रीय हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, ये 6 हिमालय उसने बांटा गया है। कौन कौन से, कश्मीर हिमालय, उसके बाद में अपन देखेंगे हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, केंद्रीय हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। कब विभाजित किया, तो 1973 में। इस बात को भी ध्यान रखना है कि इस प्रश्न आएगा कि एसपी चटर्जी ने हिमालय को कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में। कब बांटा था, तो 1973 में। अब देखिए सबसे ऊंची चोटियों में नेपाल में ही क्यों है। प्रश्न ये बनता है कि सबसे अधिक चोटियाँ, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे अधिक चोटियाँ हैं, ऊंचाई है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं जो नेपाल हिमालय में क्यों है, क्या कारण है। तो एक तो कारण क्या है कि भूसंनति की मध्यवर्ती भाग है, जो भूसंनति होती है उसका ये मध्यवर्ती भाग है। उसके बाद यहाँ भूसंनति होती है वो बहुत गहरे भाग होता है, क्या होता है, गहरा भाग होता है। यहाँ पर दबाव भी अधिक लगा है, हिमालय का जो दबाव लगा है वो भी बनने में यहाँ सबसे अधिक लगा है, और सबसे ज़्यादा अवसाद भी इसी हिमालय में जमा हुआ है। इसी कारण यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। और राजमहल की पहाड़ियों का जैसे अपन देखते हैं तो राजमहल पहाड़ियों का दबाव इसी हिमालय पर पड़ता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये बनता है कि उत्तर ढाल मंद और दक्षिण ढाल खड़ा क्यों है। उत्तर ढाल तो कैसा है, मंद है, उत्तरी ढाल तो कैसा है, मंद है, लेकिन जो दक्षिणी ढाल जैसे अपन देखेंगे वो कैसा एकदम खड़ा है। तो क्यों है, क्योंकि बल की अधिकता दक्षिण से उत्तर में तिब्बत पठार था, बल की क्या है, अधिकता है। और कहाँ अधिकता है, दक्षिण की ओर, कहाँ है, दक्षिण की ओर, इसलिए वह मंद ढाल, उत्तर में मंद ढाल होगा और दक्षिण में क्या हो, ऊंची ढाल होगा। और उत्तर में तिब्बत का पठार है, उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए दक्षिण, प्रश्न आगे क्या है, देखिए दक्षिण ढाल पर अपक्षय और अपवर्तन ज़्यादा क्यों होते हैं। दक्षिण ढाल है उसमें अपक्षय भी होता है और अपवर्तन भी होता है, इसमें अधिक क्यों होता है। तो इसका प्रश्न क्या बने, उत्तर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ तापमान अधिकता रहती है, दक्षिणी भाग में तापमान भी अधिक है, या वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा अधिक होगी तो जो वर्षा पानी के साथ में मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह उसको साथ में लेके जाएगी तो वो अपवर्तन होगा। तो इसी प्रकार से काफ़ी समय तक उन चट्टानों पर पानी गिरेगा तो पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठेगा धीरे धीरे चट्टानें क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाने के वो अपक्षय हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है मानवीय क्रियाकलाप भी अधिक रहता है, इसलिए वहाँ पर अपक्षय और अपवर्तन ज़्यादा होते हैं। आगे देखिए हिमालय जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है, हिमालय जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है। तो साइबेरिया से जो आने वाली जो शीत लहर है या शीत पवने बाहर से क्या करता है, रक्षा करता है। अगर हिमालय नहीं होता, जैसे मान लो ये हिमालय पर्वत है, इस प्रकार से ये साइबेरियन क्षेत्र है, यहाँ से जो आने वाली पवने हैं ये हिमालय कहीं ना कहीं इस पवनों को क्या करता है, रोक देता है, ठंडी पवने, क्योंकि ये पूरा कैसा है, ठंडा प्रदेश है, यहाँ से आने वाली हवा कैसी होगी, ठंडी होगी। और ये हिमालय में आते आते ठंडा जो हिमालय तक आ जाती है ये पवने कहाँ जाती है, हिमालय से रुक जाती है, और रुक जाने के कारण ये भारत में प्रवेश करती नहीं है। तो एक तरफ से हिमालय शीत लहरों से भारत की क्या करता है, रक्षा भी करता है। उसके बाद देखिए मानसून की विशेषता को प्रदान करता है, मानसून को विशिष्टता देता है, अलग अलग तरह के मानसून भी है। उसके बाद वर्षा में भी सहायक होता है, हिमालय वर्षा में भी सहायक भूमिका निभाता है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से और अरब की सागर से आने वाली जो पवनें होती है कहीं ना कहीं इस हिमालय जाके टकराती है और अधिक मात्रा में बारिश भी होती है। तो कहीं ना कहीं बारिश से को भी हिमालय प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय की अनुपस्थिति में क्या है, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में जलवायु कैसी होती, शीत और शुष्क जलवायु होती। उसके बाद या नदी और मैदान नहीं होते, क्योंकि नदी और मैदान होती नहीं, बारिश होती नहीं, पहाड़ होते नहीं तो नदियाँ निकलती नहीं, और मैदान होते नहीं, नदी होती नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए हिमालय कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके बाद देखिए आगे मध्य हिमालय व्रत हिमालय की तुलना में अधिक संसाधन उपलब्ध कराता है।
जो मध्य हिमालय व्रत हिमालय की तुलना में अधिक संसाधन देता है, उपलब्ध करवाता है। क्यों? देखिए इसमें क्या है, एक तो मध्यम ऊंचाई, अनुकूल वातावरण है, ऊंचाई भी कम है और वातावरण कैसा है, अनुकूल है। वनस्पति की उपलब्धता है, वनस्पति पाई जाती है। वर्षा जल एकदम पूरित नदियाँ हैं, वर्षा जल भी शुद्ध है, नदियाँ भी है, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है। उसके बाद विकसित नदियाँ हैं और मिट्टी की उपलब्धता है, नदियाँ भी सही विकसित है और नदी की उपलब्धता है। और नदी के साथ में जब मिट्टी की उपलब्धता है, मिट्टी भी कैसी, उपजाऊ मिट्टी है। और जो बागान है, चाय के बागान है, कॉफ़ी के बागान है, अंगूर के बागान है, सेब के बागान है, वगैरह लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जलवायु भी कैसी है, अनुकूल है। इसलिए बात यहाँ पर्यटन भी मुख्य स्थल है। जैसे कि अपन पर्यटन भी देखें तो वैष्णो देवी वगैरह, जैसे और नीचे अपन आते हैं तो कुल्लू मनाली वगैरह है, ये अपन क्षेत्र अपन आराम से अपन देख सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त क्षेत्र है। उसके बाद सघन जनसंख्या की अपेक्षा यह महान है, सघन जनसंख्या है और अपेक्षाकृत महान की तुलना में, महान हिमालय उसकी तुलना में यह सघन जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या है कि अधिक जैव विविधता शिवालिक में है। अधिकतम जो जैव विविधता क्षेत्र पाई जाती है, जैव विविधता कहाँ, शिवालिक हिमालय में पाई जाती है। अधिकतम जो जैविक विविधता है वो शिवालिक हिमालय में, किसमें, शिवालिक हिमालय में, शिवालिक हिमालय। उसके बाद देखिए संक्रमण पेटी कहाँ है, शिवालिक हिमालय और मैदान के जो बीच में जो पेटी पाई जाती है वो कौन सी पेटी है, संक्रमण पेटी है। उसके बाद यहाँ बाबर और तराई क्या है, बाबर और तराई वाला क्षेत्र है। नदियाँ एकदम, जैसे मान लो ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से नदियाँ निकलती है और यहाँ पर क्या होता है, पत्थर होते हैं और पत्थरों में नदियाँ क्या होती है, छिप जाती है, तो ये बाबर है। और आगे दलदली क्षेत्र में नदियाँ बाहर निकलती है, वो क्या होता है, तराई होता है। क्या होता है, तराई होता है। तो इस प्रकार की आकृतियाँ अपन को शिवालिक हिमालय में देखने को मिलती है। इस प्रकार यहाँ सूर्य ताप भी अधिक पाया जाता है। क्या होता है, सूर्य ताप की मात्रा भी क्या है, अधिक होती है। वर्षा की प्राप्ति भी होती है। उसके बाद यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण और उपोष्ण कैसी है, उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर, शिवालिक हिमालय में। उसके बाद यहाँ वृक्ष भी क्या है, अधिक है, पेड़ पौधे भी क्या है, शिवालिक हिमालय में अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अपन पूर्वी हिमालय, क्या देखेंगे अपन, पूर्वी हिमालय देखेंगे। पूर्वी हिमालय में मृदा उपजाऊ है परंतु अपर्दन क्या है, ज़्यादा है। पूर्वी हिमालय में मृदा तो है लेकिन मृदा के साथ में क्या है, अपर्दन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ खड़ा डाल है। क्या है, खड़ा डाल है। जैसे पानी आएगा, पानी के साथ में मिट्टी कंकड़ वगैरह उसके साथ में बह जाएगी, तो वो क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। उसके बाद पर्यावरण संवेदनशील है, वायुमंडलीय दृष्टि से संपन्न है। वायुमंडल की दृष्टि से देखें तो पूर्वी हिमालय वो संपन्न है। उसके बाद आर्द्रता की और वर्षा और कुहासे भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद तापमान में परिवर्तन कम होता है। पूर्वी हिमालय में तापमान में परिवर्तन क्या होता है, कम होता है। उसके बाद विचलन, कारण क्या है कि जो पूर्वी हिमालय है वो समुद्र के समीपता है, और वायुमंडल की आर्द्रता है और सघन क्या है, वनस्पति है। कहीं ना कहीं ये कारण है, ये कहीं ना कहीं पूर्वी हिमालय को प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न आवाज आएगा कि पूर्वी हिमालय में जलवायु की दृष्टि से संपन्न है, संवेदनशील है और तापमान में परिवर्तन कम होता है, क्या कारण है। तो ये 3 कारण महत्वपूर्ण है, समुद्र की समीपता, वायुमंडल की आर्द्रता और सघन वनस्पति। गाइस बहुत ही काला शानदार है और आने वाले एग्जाम में आपको इस क्लास से डेफिनेटली प्रश्न मिलेगा, इसलिए क्लास को मिस नहीं करें, क्लास को पूरी देखेंगे तो क्लास से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और अपने साथियों को जरूर इस क्लास को शेयर करें। आगे देखेंगे कि पश्चिमी हिमालय, क्या देखेंगे, पश्चिमी हिमालय जैसे पश्चिमी हिमालय क्या होता है, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। कौन सा है, पश्चिमी हिमालय। उसके बाद यह जो मृदा संकलन होता है वो भी अधिक होती है, मृदा का क्या होता है, संकलन होता है, भूसंकलन होता है, वो भी अधिक होता है। और वन संवेदन कटाई और जूमिंग कृषि भी की जाती है। पश्चिमी हिमालय में क्या जाती है, जूमिंग कृषि की जाती है। तो गाइस आज की क्लास में अपन ने बहुत ही शानदार ढंग से देखने का प्रयास कर रहे हैं, सिडनी बौद्ध के अनुसार और एसपी स्ट्रैटेजी के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन को। उसके बाद देखिए एक प्रश्न बनता है कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय हिम रेखा में विचलन है या कम होता है, क्या कारण है। इसका कारण 3 कारण है। एक तो बंगाल की खाड़ी की समीपता, तापमान की नियमितता और सघन वनस्पति, आर्द्रता और जल की पर्याप्त मात्रा। इसी कारण जो पश्चिमी हिमालय की तुलना में जो पूर्वी हिमालय है वहाँ विचलन क्या होता है, कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको एग्जाम में आने वाला प्रश्न है 100%, इसलिए इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए।
तो गाइस आज की क्लास में अपन ने पढ़ने का बहुत ही शानदार प्रयास किया, और क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।